पिछले क्लास में हम लोग प्रतिरोधकों का समूहन पढ़े थे। तब परिपथ में एक से अधिक अगर प्रतिरोधक जोड़ना है तो तरीका दो, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। पिछले वीडियो को पढ़िएगा, उसमें हम लोग संधारित्रों का समूहन पढ़े थे। उसमें हम कुछ सवाल बताए थे। तो जो सवाल संधारित्रों के समूहन के लिए बताया गया वो सभी सवाल प्रतिरोधकों के समूहन के लिए हूबहू उसी तरह से होगा। केवल संधारित्र के जगह पर प्रतिरोधक आ जाएंगे। जो आपको श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम पहचानने का तरीका वहाँ बताए हैं, तो वहाँ बताए थे कि जिस एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालना है तो हम लोग आवेश का बंटवारा करके यहाँ पर विद्युत धारा का बंटवारा करके पता करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, समतुल्य प्रतिरोध निकालने में सूत्र जो है वो उल्टा आया है। वहाँ पर संधारित्र को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते थे तो धारिता घटती थी, प्रतिरोधक को जब श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और इसका उल्टा समानांतर क्रम में है, तो केवल सूत्र पर ध्यान देना है, तरीका वही रहेगा। उससे भिन्न कुछ सवाल है इस प्रतिरोधक के समूहन में, वो 2-3 सवाल आपको बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर मान लो एक समरूप तार का प्रतिरोध 18 ओम है। इस तार से एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण किया जाता है। त्रिभुज के किसी एक भुजा के सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें। मान लो ऐसा सवाल आ गया, एक समरूप तार का प्रतिरोध 18 ओम है। इस तार से एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण किया जाता है। त्रिभुज के किसी एक भुजा के सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें। तब पहले तो आप एक समबाहु त्रिभुज यहां दिखा दीजिएगा। आप शीर्ष मानने के लिए स्वतंत्र हैं, मान लो ए बी सी। अब देखो, चूंकि प्रतिरोध तार की लंबाई का अनुक्रमानुपाती होता है, तो संपूर्ण जो प्रतिरोध है वो 18 ओम है। अब ये 3 बराबर जो है लंबाइयां में बट गया, तो प्रत्येक भुजा का जो प्रतिरोध है वो 6 ओम हो जाएगा। तो इसका भी 6 ओम, इसका भी 6 ओम, इसका भी 6 ओम। ठीक है। अब 6 ओम 6 ओम 6 ओम हमको समतुल्य प्रतिरोध किसी एक भुजा के सिरों के बीच, कोई एक भुजा ले सकते हैं। मान लो हमको बी और सी के बीच निकालना है, तो जिस प्रकार से संधारित्र में आवेश के बंटवारा करके हम लोग समानांतर क्रम या श्रेणी क्रम के पहचान के लिए उपयोग करते थे, यहां पर अगर हम विद्युत धारा आई प्रवेश कराते हैं तो सी तक पहुंचने का 2 रास्ता है। कुछ धारा बी से सी चली जाएगी, इधर से कुछ धारा चली जाएगी, और कुछ धारा बी से कहां पर जाएगी, ए पर। और जो धारा बी से ए पर जाएगी वही धारा ए से सी पर जाएगी। तो अगर मान लो यहाँ से I1 चला, यहाँ से I2, तो इससे भी क्या होगा, I2। फिर यहाँ पर दोनों मिल करके I1 के निकल जाएगी। तब B, A और C इन दोनों भुजाओं से समान धारा जा रही है, तो ये दोनों प्रतिरोधक किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। तो पहले इस दोनों का समतुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। तो RBAC, इसका मतलब है बी, ए और सी के रास्ते जो गया प्रतिरोधक है उनका समूहन। श्रेणी क्रम के लिए एनआर सूत्र तो 2 है और प्रत्येक का कितना है, 6। तो 6 दूनी क्या हो गया, 12 हो। तो अब ये बी है और ये सी है, एक यहां से यहां तक तो ये 6 ओम है। अब एक जो यहां पर हो गया, ये जो दोनों हो गया, ये मिल करके इसको एक दिखा सकते हैं इस तरह से, ये 12 ओम हो गया। अब बी और सी के बीच एक प्रतिरोध 6 ओम और एक क्या हो गया, 12 ओम। तो एक R1 मान लो, एक R2 मान लो।
तो जब दो R1 और R2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में हो गए तो RBC बराबर R1 इंटू R2 बटा सूत्र क्या है R1 प्लस R2। तो 12 गुना 6, अब 12 जोड़ 6 क्या हो गया 18, तो क्या आ गया 4। तो इस B और C, चाहे A और B चाहे A और C, किसी भी भुजा के सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो गया 4 ओम हो गया। समझ गए। एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको इसमें। दो ओम प्रति मीटर प्रतिरोध वाले तार से एक आयत का निर्माण किया जाता है जिसकी लंबाई 4 मीटर तथा चौड़ाई 2 मीटर है। आयत के लंबाई के सिरों के बीच कॉमा चौड़ाई के सिरों के बीच तथा किसी विकर्ण के सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें। यदि लंबाई के सिरों के बीच 12 वोल्ट विभवांतर आरोपित कर दिया जाए तब प्रत्येक भुजा से प्रवाहित धारा की गणना करें। मान लो ये सवाल पूछ दिया, तो जिस तार से यह प्रतिरोध आयत बनाया गया उसका प्रतिरोध है 2 ओम प्रति मीटर। तो पहले तो आप एक आयत दिखा दीजिए। मान लो A, B, C और D। लंबाई कितनी है 4 मीटर। तो 1 मीटर का प्रतिरोध 2 ओम है, तो 4 मीटर का प्रतिरोध 8 ओम। तो इसका भी 8 ओम हो गया और इसका भी 8 ओम हो गया। चौड़ाई है 2 मीटर, तो प्रतिरोध 4 ओम इस दोनों भुजा का। अब देखो पहला केस लंबाई के सिरों के बीच, तो A तथा D के बीच या B तथा C के बीच दोनों एक ही चीज है। तो नियम के अनुसार इस A पर अगर धारा हम I प्रवेश कराते हैं और D पर निकाल देना है धारा को, तो A से D तक पहुंचने का कितना रास्ता है 2 रास्ता। मान लो इधर से धारा गई I1 और इधर से I2, तो यहां भी I2 और यहां भी I2, फिर इससे I1 के निकल गया। तो A और B, B और C और C और D ये तीनों किस क्रम में हो गए श्रेणी क्रम में। तो R A B C D, तो सूत्र है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 4 प्लस 8 जोड़ 4 16 ओम हो गया। अब A और D के बीच एक 8 ओम हो गया और ये तीनों मिल करके हो गए कितना 16 ओम, और किस क्रम में हो गए समानांतर क्रम में। तो RAD बराबर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, तो एक हो गया 8 ओम और दूसरा हो गया 16 ओम। 8 जोड़ 16, तो 8 गुना 16 ये 24 हो गया।
16/3। एक उत्तर आपका मिल गया। अब इसी प्रकार से ये वही आयत है ABCD, ये 8 ओम, 4 ओम और 4 ओम। अब हम लोग को निकालना है चौड़ाई के सिरों के बीच, तो चाहे A और B के बीच निकालिए, चाहे D और C के बीच। तो अगर हमको A और B के बीच निकालना है, फिर यहाँ धारा I प्रवेश कराएंगे। A से B तक एक रास्ता तो ये हो गया, एक रास्ता इधर से हो गया I2, फिर यहाँ से I1 के निकल गया। अब A और D, D और C और C और B, ये तीनों किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में हो गए। तो देखिए RADC, तो सूत्र वही R1 + R2 + R3। तो 8 ओम जोड़ 4 ओम प्लस 8, 20 ओम हो गया। अब इस तीनों के स्थान पर 20 ओम और ये 4 ओम, ये दोनों किस क्रम में हो गए? समानांतर क्रम में। तो RAB सूत्र वही R1 × R2 बटा R1 + R2। तो एक 4 है और एक कितना है? 20। तो 4 × 20, 4 जोड़ 20, 24 हो गया। तो 10/3 दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरा पार्ट, किसी विकर्ण के सिरों के बीच ABCD 8 ओम। तो एक विकर्ण A और C के बीच, चाहे D और B के बीच, तो A पर अगर हम लोग करंट देते हैं I, तो C तक पहुंचने का दो रास्ता, एक इधर से गया I1 तो इससे भी I1, इधर से I2 तो इधर से भी I2, I1 के निकल गया। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, फिर ये दोनों श्रेणी क्रम में, उसके बाद दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? समानांतर क्रम में। तो RADC बराबर R1 + R2, तो 8 जोड़ 4, 12 ओम। फिर RABC, फिर वही चीज 4 + 8, 12 ओम। अब ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे? समानांतर क्रम में। तो RAC तो R/N सूत्र हो जाएगा, तो 12/2। चूंकि ये 2 हो गए, अब इधर भी 12 ओम, इधर भी 12 ओम, दोनों समानांतर क्रम में हो गए। तो सदृश प्रतिरोधों के लिए सूत्र क्या है? R/N। तो प्रत्येक का प्रतिरोध 12 ओम, संख्या 2, तो विकर्ण के सिरों के बीच प्रतिरोध हो गया 6। अब देखो लास्ट टॉपिक आता है, ये वही आयत है ABCD 8 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 4 ओम। अब इस A और B के बीच अगर 12 वोल्ट विभवांतर आरोपित कर दिया जाए, तो कहता है कि प्रत्येक भुजा से प्रतिरोध निकालिए। तो पहले तो टोटल प्रतिरोध जैसे हम निकाल चुके हैं, तो 12 × 4 = 16। A और D के बीच ये 8 ओम था और इधर जो था ये 16 ओम था। फिर इसका हम लोग प्रतिरोध निकाले थे RAD = 16 × 8/24, 16/3 ओम। तो देखो टोटल प्रतिरोध जो है 16/3 ओम हो गया। अब ये और ये दोनों जब समानांतर में है और कितना वोल्ट है? 12 वोल्ट, तो इसका भी विभवांतर 12 वोल्ट, इसका भी। तो मान लो इससे धारा चली गई I1 और इससे क्या चली गई? I2।
तो I1 इजिकल टू V/R सूत्र होता है ना, तो V है कितना 12 और यह R कितना है 8, 1.5 एम्पियर। यानी A से D के बीच जो प्रतिरोध है इससे जो आपका धारा जाएगी 1.5 एम्पियर। अब I2 बराबर V/R सूत्र, तो V तो वही 12 है लेकिन उसका प्रतिरोध कितना है 16 है। इधर जो हम लोग का प्रतिरोध है 16 ओम है, 3/4 तो 0 पॉइंट इतना एम्पियर। अगर कुल धारा पूछी जाती तब भी आप निकाल सकते थे। I बराबर सूत्र V/R 12 और टोटल कितना है 16/3, 3 ऊपर चला जाएगा 9/4 तो 4 दूनी 8, 2.25 एम्पियर। तो इस प्रकार से प्रतिरोधकों के समूहन पर इस प्रकार के सवाल आपको पूछे जाएंगे। अब देखिए अब हम लोग चर्चा करेंगे सेल के वैद्युत वाहक बल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध और सेल का सीरा विभवांतर। तो सेल क्या है इसकी चर्चा आप लोग क्लास 10 में कर चुके हैं, उसका डिस्कशन यहाँ नहीं करना है। यहाँ पर केवल हम लोगों को जानना है कि सेल से संबंधित 3 भौतिक राशियाँ हैं। एक को सेल का वैद्युत वाहक बल कहा जाता है, एक को सेल का आंतरिक प्रतिरोध और एक सेल का सीरा विभवांतर। पहले तीनों को परिभाषित करना है, इनके बीच संबंध निकालना है, फिर सेल की दक्षता निकालनी है, फिर प्रतिरोधकों के समूहन की तरह सेलों का भी समूहन करना पड़ता है, परिपथ में एक से अधिक सेल जोड़ने पड़ते हैं। तो सेलों को भी जोड़ने का तरीका, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। ऐसे थोड़ा बहुत समझ लीजिए सेल क्या है। तो सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में भी संचित करता है। सेल को 2 वर्ग में बांटा गया है, प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल केवल एक काम करता है, वो केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। लेकिन संचायक सेल है, संचायक सेल का मतलब है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर ले, पुनः आवश्यकता पड़े तो रासायनिक ऊर्जा से रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में हो जाए। सेल के साथ एक बैटरी शब्द का उपयोग होगा। तो एक से अधिक सेलों के समूहन को हम लोग बैटरी कहते हैं। 2 सेल 3 सेल एक साथ जुड़ गए तो उसी सेल के समूहन को क्या कहा जाता है, बैटरी कहा जाता है। तो अब सेल में ऐसे सामान्य रूप से थोड़ी चर्चा आपको कर देते हैं। 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक उच्च विभव पर, एक निम्न विभव पर, एक को एनोड कहते हैं और एक को कैथोड कहते हैं। ये दोनों विद्युत अपघट्य के अंदर डूबे रहते हैं। हम लोग जो सेल बैटरी का यूज जनरली कर रहे हैं घर में, जो संचायक बैटरी है, इसका नाम है लेड एसिड बैटरी। तो यहाँ पर एसिड के रूप में डाइल्यूट H2SO4 उपयोग होता है और लेड के रूप में इलेक्ट्रोड्स। तो एक आपका लेड ऑक्साइड होता है और एक जो है लेड होता है, एनोड और कैथोड। खैर उससे कोई आपको लेना देना नहीं है। मेन है कि दिखा रहता है कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है या ये 2 वोल्ट का सेल है। ये क्या लिखा रहता है, तो ये 12 वोल्ट उसका लिखा रहता है वैद्युत वाहक बल। नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, नाम बल है लेकिन ये बल है नहीं। वोल्टा को लगा था कि ये सेल या बैटरी किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करा देते हैं और प्रवाह का संबंध बल से है, इसलिए इसने नाम क्या रख दिया, वैद्युत। वैद्युत किसको कहते हैं, आवेश को। वाहक मतलब ढोने वाला बल। लेकिन वास्तव में वैद्युत वाहक बल बल नहीं है, वो क्या है, ऊर्जा। सेल के द्वारा संपूर्ण परिपथ में प्रति कूलम्ब आवेश को प्रवाहित कराने में जितना कार्य करना पड़ता है,
या जितनी उसकी ऊर्जा खर्च होती है उसी को सेल का कहते हैं वैद्युत वाहक बल। तो सेल का वैद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। तो इस वैद्युत वाहक बल को आप कैसे परिभाषित करेंगे? ये कोई बल नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। संपूर्ण परिपथ में सेल के द्वारा प्रति कूलम्ब आवेश को प्रवाहित कराने में किए गए कार्य को ही सेल का वैद्युत वाहक बल कहा जाता है। अब चूंकि प्रति कूलम्ब आवेश को प्रवाहित कराने में किया गया कार्य है, तो इसका मात्रक बीमा वही होता है जो विभवांतर या विद्युत विभव का होता है, वोल्ट mL²T-3I-1। जब परिपथ खुला है, मतलब जब सेल से कोई धारा न ली जाती है न सेल को कोई धारा दी जाती है, तो सेल में जो दो टर्मिनल्स हैं, जो दो सिरा है, उनके बीच का जो विभवांतर है वह सेल के वैद्युत वाहक बल के बराबर है। जैसे सेल का वैद्युत वाहक बल लिखा है 12 वोल्ट। कोई पूछे आपसे इसका मतलब क्या है, तो 1 कूलम्ब आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित कराने में सेल की 12 जूल ऊर्जा खर्च होगी। अर्थात सेल द्वारा 1 कूलम्ब आवेश को प्रवाहित कराने में 12 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस वैद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और सेल के सिरा विभवांतर की विस्तृत चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको भी नेक्स्ट वीडियो में हम डिफाइन करेंगे। थैंक यू।